जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। वी लुकअप फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है कि जब आपने किसी भी डाटा रेंज में कोई भी वैल्यू जो है वो लुकअप करनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो इस डाटा रेंज में अगर मुझे कस्टमर नेम, सबसे पहला कस्टमर जो है वो गैरी मिलर है, तो अगर मुझे इसका कस्टमर आईडी मालूम करना हो, मुझे इसकी कंपनी मालूम करना हो या इसकी कंट्री मालूम करना हो, तो इन तीनों केसेस में मैं वी लुकअप फंक्शन यूज़ करके कुछ भी मालूम कर सकता हूँ। वी लुकअप फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले उसके आर्गूमेंट्स को समझना होगा। अगर आप उसका आर्गूमेंट समझ लेते हैं तो आपके लिए वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वी लुकअप फंक्शन को। सबसे पहले अगर मुझे गैरी मिलर का, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर आईडी मालूम करना हो, तो मैं कैसे वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, वी लुकअप टाइप करूँगा और पेरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझसे ये पूछ रहा है कि आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं, यानी आप जो लुकअप वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं वो किसकी मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस केस में चूँकि मैं गैरी मिलर की वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं गैरी मिलर पे क्लिक करूँगा, तो मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो गैरी मिलर हो गई। तो उसके बाद जैसे ही मैं कोमा प्रेस करूँगा, तो मेरा सेकंड आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि टेबल अरे का है। टेबल अरे का मतलब है कि अब मुझसे एक्सेल पूछ रहा है कि जो आपने कस्टमर आईडी देखना है, तो वो किस डाटा रेंज में है, मुझे वो डाटा रेंज बता दें जिसके अंदर मैंने ये कस्टमर आईडी की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं एक्सेल को बोलूँगा कि ये पूरी सपोज करें कि डाटा रेंज है जिसके अंदर आपने मैं इसको सिर्फ एक रो सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर आपने जो है ना ये सिलेक्ट करनी है। तो अब जब मैं दोबारा कोमा प्रेस करूँगा, तो मैं तीसरे आर्गूमेंट पे चला जाऊँगा, जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर पे। अब मुझसे एक्सेल ये पूछ रहा है कि जो कस्टमर आईडी मैंने सर्च करनी है, वो कस्टमर आईडी उस पूरी डाटा रेंज में किस कॉलम नंबर पर मौजूद है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने डाटा रेंज सिलेक्ट किया है वो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया था गैरी मिलर वाला कॉलम, जो कि कस्टमर के नेम का था, तो इसलिए उसका जो कॉलम नंबर है वो 1 होगा, कस्टमर आईडी का 2 होगा, कंपनी का 3 होगा और कंट्री का 4 होगा। सपोज करें कि अगर मैं कस्टमर आईडी से स्टार्ट करता हूँ डाटा रेंज लेना, तो उस केस में कस्टमर आईडी का जो कॉलम है वो नंबर 1 होगा, यानी जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वो मेरा नंबर 1 कॉलम होगा और उसके ऑनवर्ड जो है ना वो 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम नंबर होंगे। तो इस केस में चूँकि मैंने गैरी मिलर से स्टार्ट किया है, तो मेरा जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है वो 2 नंबर का है। तो मैं 2 प्रेस करूँगा और उसके बाद जो लास्ट वाला आर्गूमेंट है वो ऑप्शनल है, बट वो देना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने एक्सेल को ये बताना है कि आपने एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग इस केस में मुझे चूँकि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसलिए 0 या फॉल्स दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रू वाला ऑप्शन यूज़ करना हो, तो आप ट्रू या 1 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे उसने मुझे कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दिया है गैरी मिलर का, जो कि 4731। अब सपोज करें कि दूसरा मेरा कस्टमर है, अगर मैं इसका नाम जो है यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि इस केस में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेल ने दूसरी रेंज सेलेक्ट कर ली और वहाँ पे उसने मुझे जो जेम्स विलर है उसका आईडी भी बता दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सपोज करें कि कोई और रैंडम जो है कस्टमर सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि इस दफ़ा जो उसने सिलेक्शन की है वो सिलेक्शन सिर्फ दूसरी रो में हुई है। उसने जो मेरी किम वेस्ट का जो कस्टमर था उसकी डाटा रेंज उसने सिलेक्ट ही नहीं की। तो इस केस में इस किस्म के एरर को ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि आप जो है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यूज़ करें। रेलिवेंट और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट रिवाइज़ करता चलूँ कि आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में अपने सेल्स को लॉक कर देते हैं ताकि आपके सेल्स की मूवमेंट ना हो। इस केस में आपने देखा होगा, मैंने जैसे ही दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जैसे ही किम वेस्ट पे आया, तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ कस्टमर आईडी पे, तो आपने देखा कि पहली जो डाटा रेंज थी वो मेरी A4 से D4 थी, लेकिन ऑटोमेटिकली वो जो है A5 से D5 हो गई। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे जो सेल हैं वो इस वक्त रिलेटिव हैं, वो लॉक नहीं है। अगर मैं उनको लॉक कर दूंगा तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएंगे।
तो कोई भी वैल्यू लुकअप करने के लिए हमें उसकी जो डाटा रेंज है वो भी हमें शामिल करनी होगी, अदरवाइज़ हमें जो है वो एरर आ जाएगा। तो इस केस में अगर मुझे किम वेस्ट का भी अगर डाटा मालूम करना है तो उस सूरत हाल में मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो ये करना होगा कि मुझे अपनी डाटा रेंज बढ़ानी होगी। उसका एक तरीका ये है कि किम वेस्ट का अगर आपने मालूम करना है तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं अपनी डाटा रेंज को। आपने देखा मैं यहाँ पे ये मेरी कर्सर, मैं इसको D5 पे ले जाऊँगा और सबसे बॉटम कॉर्नर पे जब मैं क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो किम वेस्ट तक अगर मैं इसको लेके जाता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास उसका आईडी आ चुका है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप जब भी लुकअप कर रहे हों तो आपने हमेशा उसकी जो रेंज है वो उसको लाजमी देनी है, वरना आपको जो है वो डाटा नहीं मिलेगा। इसका सेफ़ तरीका एक और ये है कि हम शुरू से ही क्या करें कि हम जैसे यहाँ पे डाटा रेंज में मैंने सिर्फ A4 से D4 सेलेक्ट किया, तो मैं अपनी पूरी डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अपनी डाटा रेंज मेरी डायनामिक हो जाएगी। क्योंकि अगर मुझे कोई भी कस्टमर का डाटा सेलेक्ट करना होगा, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास उसका कस्टमर आईडी आ जाएगा। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पूरी डाटा रेंज सेलेक्ट कर ली और मैं इस डाटा रेंज को लॉक कर देता हूँ, यानी एब्सोल्यूट कर देता हूँ। लॉक करने का तरीका यह है कि मेरी डाटा रेंज जो है वो A4 से D32 तक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और F4 जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि डॉलर के साइन आ जाएंगे, A से भी पहले और 4 से भी पहले। इसी तरह से डॉलर का साइन जो है वो D और 32 दोनों से पहले भी आ जाएगा। इसका मतलब है मेरी ये रेंज लॉक हो चुकी है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं इसको जब ड्रैग करूँगा, अब आप कोई भी कस्टमर का नाम अगर यहाँ पे डालेंगे, सपोज़ करें मैं ये वाला कस्टमर यहाँ पे ले जाता हूँ, तो आपने देखा कि उसने उसका जो कस्टमर आईडी है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे जो है वो डाटा वैलिडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन का तरीकाकार ये होगा कि आप जो है वो डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और आप यहाँ पे अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो सोर्स रेंज है वो आप इस पूरी कस्टमर को सिलेक्ट कर लें और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम कस्टमर्स आपके यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कस्टमर के आईडी को यहाँ से कॉपी करके और अगर मुझे कंपनी का नाम और कंट्री का नाम जानना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मेरे पास नॉट एप्लीकेबल आ गया। वो क्यों आया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी रेलिवेंट सेल की वजह से मेरे पास ये एरर आया है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि जब मैं कस्टमर के आईडी पे जाता हूँ और मैंने अपने फार्मूले पे डबल क्लिक किया तो जो मेरी वी लुकअप वैल्यू थी वो मेरी थी F6 यानी कि गैरी मिलर। तो मुझे जो तमाम डाटा है वो गैरी मिलर का चाहिए ना। तो जैसे ही मैंने वो फार्मूला कंपनी में जाके मैंने पेश किया तो चूँकि ये गैरी मिलर जो F6 में मौजूद है, ये F6 इस वक्त एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रेलिवेंट है। रेलिवेंट होने की वजह से जब मैं वो फार्मूला कॉपी करके पेस्ट करूंगा नेक्स्ट सेल में, तो चूंकि ये रेलिवेंट है तो एक्सेल क्या करेगा कि एक्सेल F6 की बजाय G6 पे ले जाएगा लुकअप वैल्यू को। आप देखें जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो अब की बार जो मेरी लुकअप की वैल्यू है वो G6 हो चुकी है, यानी कि वो कस्टमर के नाम की बजाय कस्टमर के आईडी पे चला गया। आप देखेंगे इस वक्त जो G6 सिलेक्ट है, जैसे ही मैं लुकअप वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा G6 सिलेक्ट हो चुका है जो कि कस्टमर का आईडी है। तो मैं कस्टमर का आईडी तो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, मुझे तो कस्टमर के नाम पे जो है वो वी लुकअप करना है। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो लुकअप वैल्यू है इसको भी एब्सोल्यूट कर दूंगा। मैं एक्सेल को ये बोलूँगा कि मैं जैसे ही सेल आगे की तरफ मेरा मूव हो या नीचे की तरफ मूव हो तो मेरा जो कस्टमर का नाम है वही मुझे सिलेक्ट करना है। तो आपको कस्टमर के नाम वाले सेल में ही रहना है। तो मैं क्या करूँगा कि F6 को सिलेक्ट करके F4 टाइप करूँगा और इसको भी लॉक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और अब अगर मैं इसको कॉपी करूँगा फार्मूले को कंट्री में और कंपनी में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो अभी भी कंपनी भी नहीं आई और कंट्री भी नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, अब एक्सेल मुझसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो इस पूरी डाटा रेंज में किस कॉलम पे है। तो आपने देखा कि मैंने जैसे पहले बताया था कि जो मेरा कस्टमर का नाम है वो पहले कॉलम में है, जो मेरा कस्टमर का आईडी है वो दूसरे कॉलम में है, कंपनी मेरा तीसरे कॉलम में है।
तो मुझे यहाँ पे अपना जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो भी चेंज करना होगा और यहाँ पे 2 की बजाय वो 3 करना होगा। आपने देखा जैसे ही मैंने 3 किया तो अब की बार यहाँ पे मुझे एक्सेल ने जो मेरा गैरी मिलर था उसका कंपनी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरा जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है ये मेरा यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि मेरा जो कंट्री है वो 4th कॉलम में है। जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पे यूएसए आ गया। अब अगर मैं इस पूरे फार्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा, अब देखें कि अब एक और इशू आ गया ना। एक और इशू ये आया कि अब मैंने यहाँ पे ऊपर जब मैंने फार्मूले को कॉपी पेस्ट किया तो मेरा जो गैरी मिलर वाला सेल था F6 का, वो मैंने पूरा सेल जो है वो एब्सोल्यूट कर दिया, यानी कि F पे लॉक कर दिया, 6 पे लॉक कर दिया। F जो है वो मेरे कॉलम का नंबर है, 6 जो है वो मेरी रो का नंबर है। लेकिन मुझे एक्सेल को ये बताना है कि जब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊं, यानी कि जब मैं कस्टमर आईडी से कंपनी की तरफ जाऊं, तो आपने जो F है जो कि कॉलम का नंबर है, क्योंकि मेरा जो इस वक्त कस्टमर का नाम है वो F6 में आ रहा है, F कॉलम में है और 6 रो में है, तो आप कॉलम तो लॉक कर दो, लेकिन जब मैं नीचे जाऊं तो ऑटोमेटिकली वो 6 की बजाय 7 में चला जाए, 7 की बजाय 8 में चला जाए। यानी कि आपने इसको जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमने करना है वो हमने F6 पूरे को नहीं करना, जस्ट हमने F को लॉक करना है, 6 को अनलॉक करना है। अगर मैं 6 को अनलॉक कर दूंगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब मैं फार्मूला नीचे की तरफ लेके जाऊंगा 7 की तरफ, 8 की तरफ, तो वो नीचे 7 और 8 की तरफ ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाऊंगा तो वो फिक्स रहेगा। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अब सपोज करें मैंने यहाँ पे F6 को दोबारा सिलेक्ट करूँगा, और एक तरीका तो ये है कि आप F4 दोबारा टाइप करेंगे, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब आप फार्मूले को ज़रा गौर से देखिएगा, तो ये जो F6 है इसको मैं जब सिलेक्ट करूँगा और अब मैं F4 प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि डॉलर का साइन जो है वो F से हट के सिर्फ 6 पे रह जाएगा। मैं जब दोबारा जो है वो F4 प्रेस करूँगा तो अब की बार F लॉक हो जाएगा, लेकिन 6 जो है वो लॉक नहीं होगा। तो यही मुझे चाहिए कि मेरा F तो लॉक हो, लेकिन 6 जो है, जो मेरा रो नंबर है वो लॉक ना हो, ताकि जब मैं अपना फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली गैरी मिलर की बजाय माइक 7 का जो डाटा है, इसी तरह जो भी कस्टमर आ रहा होगा वहाँ पे मौजूद हो। मैं एंटर प्रेस करूँगा और अब की बार अगर मैं ये जो अच्छा नेक्स्ट भी मैं ऐसे इसी फार्मूले को अब मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको कॉलम नंबर जो है उसको 3 कर देना है और यहाँ पे मैंने 4 कर देना है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये देखें, अब की बार क्या हुआ कि अब की बार ऑटोमेटिकली मेरा F तो लॉक हो चुका है, यानी कि F के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो मेरी F लॉक हो चुका है, लेकिन जो मेरा रो नंबर है वो मेरा चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं इसको सपोज करें कि किसी भी अपने कस्टमर्स को, मैं ये 3-4 कस्टमर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और अब अगर मैं इस पूरे फार्मूले को यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आपने देखा कि सबका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी वी लुकअप के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो सेल रेफरेंसेस आ जाती हैं कि आपने किस तरह से डायनामिकली अपने सेल रेफरेंसेस को एडजस्ट करना है, कौन से सेल को लॉक करना है, कौन से कॉलम को लॉक करना है, ताकि आपको हर दफ़ा जो है वो डाटा अपडेट ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी डायनामिक रेंजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। एक और चीज़ जो कि वी लुकअप के बारे में जो कि उसकी लिमिटेशन है वो ये है कि हम हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ ही वैल्यू लुकअप कर सकते हैं। यानी आपने देखा यहाँ पे मैंने जो लुकअप किया गैरी मिलर को, तो मैं गैरी मिलर लेफ़्ट साइड पे था, सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे पहला कॉलम था, तो उसकी मैं कस्टमर आईडी भी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि राइट की तरफ जो कॉलम भी आएंगे मैं वो मालूम कर सकता हूँ, मैं वो लुकअप कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि कस्टमर आईडी 4731 है, ये किस कस्टमर का है, अब जो कस्टमर का नाम है वो जो है अगर मुझे वो लुकअप करना हो तो मुझे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। आपने देखा कि ये अगर मैं इन 2 कॉलम में आऊँ और अगर इन 2 कॉलम में आप मुझे बोलें कि कस्टमर आईडी मेरा 4731 सबसे पहला है, इसका कस्टमर का नाम क्या है, तो मुझे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। मुझे वी लुकअप ये अलाउ नहीं करेगा कि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँ।
तो ये लिमिटेशन है। और अगर आपने इस लिमिटेशन को दूर करना हो, लाइक अगर आपने किसी भी लेफ़्ट से राइट या राइट के लेफ़्ट की तरफ जाना हो, तो आपको वी लुकअप का एडवांस वर्जन यूज़ करना होगा, जो कि इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेपरेट उसका लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि आप कैसे इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन यूज़ करके अपनी वैल्यू जो है वो लुकअप कर सकते हैं। जी, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इफ़ एरर का फंक्शन वी लुकअप के साथ कंबाइन करके अपने डाटा को ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे जो गैरी मिलर का कस्टमर है, अगर मैं इस कस्टमर की जगह कोई भी रैंडम कस्टमर डाल देता हूँ जो कि इस पूरी रेंज में मौजूद नहीं है, सपोज़ करें मैं यहाँ पे ABC कस्टमर डाल देता हूँ, तो एक्सेल फ़ौरन मुझे जो है वो एरर दे देगा नॉट अवेलेबल का, कि ये इस नाम का कोई भी कस्टमर आपकी इस पूरी रेंज में मौजूद नहीं है। तो अब इस एरर को मैं अगर ये चाहूँ कि इस एरर की बजाय मुझे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिखा आ जाए, ताकि मैं उस डाटा को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, तो मुझे छोटा सा काम ये करना होगा कि मुझे जहाँ पे मेरा वी लुकअप का फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, मैं वहाँ पे इज इक्वल टू के बाद इफ़ एरर जो है वो ऐड कर दूँ और पेरेंथेसिस ओपन कर दूँ, और जहाँ पे मेरा वी लुकअप का फार्मूला ख़त्म हुआ है वहाँ पे मैं एक कोमा जो है वो इंसर्ट करूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आर्गूमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो कि है वैल्यू इफ़ एरर, कि अगर आपके पास एरर आ जाए तो आप क्या चाहते हैं कि एक्सेल आपको क्या टेक्स्ट प्रोवाइड करे। तो मैं डबल कोमा जो है वो पुट करूँगा, और उसके बाद मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ नॉट अवेलेबल का, कि अगर कोई इस तरह का एरर आए तो एक्सेल मुझे ये बता दे कि इस नाम का कोई भी कस्टमर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास नॉट अवेलेबल आ चुका है। तो अगर जो है वो मैं यहाँ पे सपोज़ करें कि दोबारा से कोई भी कस्टमर डाल देता हूँ, तो मेरे पास उसका कस्टमर आईडी आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी XYZ डाल देता हूँ तो मेरे पास एरर की बजाय नॉट अवेलेबल का टेक्स्ट आ जाएगा। जी दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वी लुकअप फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को लुकअप करने के लिए, तो उस फॉर्मूले की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिनमें से एक लिमिटेशन तो ये है कि अगर आपने वी लुकअप का फार्मूला किसी भी टेबल से यूज़ किया है और उसके बाद अगर आप उस टेबल में अगर आप कोई रो कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं या आप उसको डिलीट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो उस फार्मूले का जो लिंक है वो टूट जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और लिमिटेशन ये है कि हम वी लुकअप में हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ आ सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकते। और अगर ऐसा आपने करना हो तो फिर आपको पहले वो वैल्यू जो है वो कॉलम पूरा कॉपी करके तो राइट की तरफ लेके आना होता है, जो कि बड़ी रेंज में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप एक एक कॉलम को इस तरह से उठा के राइट की तरफ लेके आएँ। इंडेक्स और मैच के फंक्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली इंडेक्स और मैच ये दोनों एक सेपरेट फंक्शन है। तो अगर हम इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि इंडेक्स returns a cell value based on the intersection of the row and column number of a range। सपोज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे ये मेरे कॉलम्स हैं C D और E, और मैं अगर इनका नाम रख दूँ 1 2 और 3, तो आप देखेंगे कि मैंने अपने जो कॉलम्स हैं C D और E उनका नाम 1 2 3 रख दिया, और इसी तरह से मैंने अपनी रोज़ जो हैं उनका नाम 1 2 3 4 5 रख दिया। अब जो इंडेक्स होगा वो मेरी बेसिकली वो वाली वैल्यू होगी जो कि मेरे किसी कॉलम या रो नंबर के इंटरसेक्ट से आएंगे। सपोज़ करें कि मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 3 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3.95 होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं मैच के फंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो बेसिकली मैच जो है वो एक सेपरेट फंक्शन है, और मैच जो है ना वो हमें ये बताता है कि किसी भी सेल का जो कॉलम नंबर क्या है या उसका रो नंबर क्या है। सबसे पहले मेरे पास ये एक छोटी सी जो है वो डाटा रेंज है, मेरे पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पे कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं, कैपेचिनो है, काफ़ा मोका है, कैफ़े लाटे है, और इसके साथ मेरे पास पैकेजेस हैं सॉर्ट ऑफ के जी, जो बेसिक होगा वो इतने का होगा, रेगुलर इतने का होगा और प्रीमियम इतने का होगा।
मैंने जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए ऑलरेडी जो है ना इसकी नंबरिंग कर दी हुई है। बेसिक जो है वो उसका कॉलम नंबर 1 है, डी का जो है वो 2 है और ई का जो है वो 3 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 मैंने उसके जो रोज़ हैं उसकी भी नंबरिंग कर दी है। तो अगर सपोज़ करें कि मुझे कैफ़े मोका की वैल्यू चाहिए कि रेगुलर उसकी प्राइस क्या होगी, मुझे चाहिए कैफ़े मोका की रेगुलर प्राइस। तो इस सूरत हाल में अगर मुझे वी लुकअप से ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूँगा, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले मुझे चाहिए कैफ़े मोका की, तो मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, कैफ़े मोका को सिलेक्ट करूँगा, कोमा प्रेस करूँगा। अब कैफ़े मोका मेरे किस कॉलम में आ रहा है, बी कॉलम में। तो मैं लुकअप की जो अरे सिलेक्ट करूँगा उसके लिए बी से स्टार्ट करूँगा, और चूँकि मुझे कैलकुलेट करना है इसका रेगुलर जो है वो रेट, तो मैं इसको बेसिक को सिलेक्ट करूँगा और रेगुलर पे आऊँगा। तो जो मेरा बी कॉलम है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो कॉलम नंबर 1 होगा, जो मेरा सी कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 होगा, और जो मेरा टी कॉलम है वो कॉलम नंबर 3 होगा। मैं दोबारा कोमा लगा के 3 पुट करूँगा और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा और मेरी 3.95 की वैल्यू आ जाएगी। अब इशू ये, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 3.95 जो थी ये अब ज़ीरो में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जो मेरा कॉलम नंबर था, अब आप देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू तो 4th कॉलम पे कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि 3 नंबर पे अब ब्लैंक कॉलम आ गया है, लेकिन मेरा वी लुकअप जो है वो अभी तक 3 कॉलम को जो है ना वो कंसीडर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 4 कर दूँगा तो ये मेरी वैल्यू दोबारा से वही 3.95 आ जाएगी। तो इसको हम जो है कंट्रोल Z करते हैं जी। तो अब मैं यही जो वी लुकअप से हमने आंसर यहाँ पे लिया था, अब मैं इसी को जो है वो आपको इंडेक्स और मैच से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हम यही वैल्यू इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ करके कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में मैच की तरफ आएंगे। तो अगर मैं सिर्फ इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करूं तो मैं इंडेक्स के फंक्शन से भी ये वैल्यू हासिल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने इंडेक्स जो है वो प्रेस करना है और पैरेंथेसिस ओपन करूंगा तो वो मुझसे अरे पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू चाहिए, जो कि मेरी ये प्राइस है कॉफ़ी की, तो वो पूछ रहा है कि ये किस रेंज में है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास इस वक्त बेसिक है, रेगुलर है और प्रीमियम है। तो चूँकि मैंने आपको समझाने के लिए अभी चूँकि हमें सिर्फ रेगुलर की प्राइस चाहिए जो 3.95 मैंने हाईलाइट की हुई है ब्लू में, तो इसलिए मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा रेगुलर को। उसके बाद मैं कोमा जैसे ही प्रेस करूँगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका रो नंबर क्या है, यानी कि आपको मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे कैफ़े मोका की प्राइस चाहिए रेगुलर। तो प्राइस जो कैफ़े मोका है आप देखते हैं कि वो रो नंबर 4 में है, इस पूरी रेंज में जो बी कॉलम में आ रही है। तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूँगा। उसके बाद अब वो मुझसे पूछेगा कि आपका कॉलम नंबर क्या है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको समझना होगा कि अगर आप देखेंगे तो वैसे तो रेगुलर वाला जो मेरा कॉलम है वो मेरा दूसरा कॉलम ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूँगा और मैं एंटर कर दूंगा पैरेंथेसिस क्लोज करके, तो मुझे यहाँ पे एरर दे देना चाहिए उसे। ये देखें वो एरर उसने मुझे इस वजह से दिया है क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ये कॉलम नंबर मेरा 2 है, लेकिन चूंकि मैंने जो प्राइस रेंज सेलेक्ट की है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ डी कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास चूँकि मैंने एक कॉलम सिलेक्ट किया है तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको बोलूं कि मेरा कॉलम नंबर सिलेक्ट मैंने एक कॉलम किया है और नंबर मैं उसको 2 नंबर दे दूं। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 या 0 अगर मैं दूं या ना दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 4 करके एंटर कर दूं तो मुझे वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको 4 करके और 1 कर देता हूं कॉलम नंबर, तब भी मुझे जो है वही वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर मैं ये 2 नंबर कब यूज़ करूँगा। ये 2 नंबर कॉलम मुझे तब यूज़ करना होगा कि अगर मैं जो पूरी मेरी रेंज है अगर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा तब मुझे रेगुलर का 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे बता सकता हूँ कि चूँकि मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा उस केस में मेरे पास रेगुलर की जो रेगुलर का कॉलम है वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर मैं सिर्फ रेगुलर को ही सिलेक्ट करूँगा तो फिर तो मेरे पास एक ही कॉलम है, तो इसलिए मेरा कॉलम नंबर भी एक ही होगा। तो इसी तरह से अगर मैं सपोज़ करें कि अकेला इसकी प्राइस मैं लेना चाहता हूँ, सपोज़ करें मैं 4.40 की प्राइस जो है ना लेना चाहता हूँ,
तो मैं इसको अगर कलर कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो सपोज़ करें अब मुझे 4.40 की वैल्यू लेनी है, यानी मुझे कैफ़े मोका की प्रीमियम प्राइस लेनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, इंडेक्स टैब प्रेस करूँगा, रे में मैं उसको देता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं उसको, बल्कि मैं आपको तीन ऑप्शन यूज़ करके बताता हूँ ताकि आपको 100% जो है ना क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा तो अब इन तीनों में से प्रीमियम का नंबर कितना है, तीसरा नंबर है। और मुझे किसकी चाहिए, मुझे कैफ़े मोका की चाहिए, और कैफ़े मोका का नंबर क्या है, 4। आप देख सकते हैं कैफ़े मोका में जो रो नंबर है वो 4 है। उसके बाद मेरा प्रीमियम जो है वो उसका नंबर क्या है, 3 क्यों है, क्योंकि मैंने तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है, मेरी रेंज जो है वो तीनों की है। अब मैं जब ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि मेरे पास 4.4 आ गई। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं करता हूँ इंडेक्स। इस केस में चूँकि मुझे प्रीमियम चाहिए तो मैं 3 की बजाय सपोज करें कि मैं ये 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोबारा मेरे पास कैफ़े मोका जो है वो है 4 नंबर पे। अब मेरा कॉलम नंबर क्या होगा, अब मेरा कॉलम नंबर होगा 2, क्योंकि मेरा जो सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने रेगुलर से किया है, उसके बाद मैं प्रीमियम पे आया हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर 2 होगा, और अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो वो मुझे वही वैल्यू दे देगा। तीसरी एग्जांपल मेरे पास है कि अगर मैं इंडेक्स करता हूँ और मैं सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करता हूँ कि प्रीमियम की चाहिए तो मैं प्रीमियम ही सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अगेन मेरा जो रो नंबर है वो 4 होगा क्योंकि मुझे कैफ़े मोका की चाहिए, और यहाँ पे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, या मैं कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करूँगा तो तब भी मुझे 4.4 वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेरा रो नंबर और जो मेरा कॉलम नंबर है वो डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने रेंज क्या सिलेक्ट की है। अगर मैं तमाम रेंज सिलेक्ट करूँगा तो मेरी जो मेरा कॉलम नंबर है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन फिर ये भी पैदा होता है कि जब मैंने इंडेक्स वाले फार्मूले से ही ये वैल्यू हासिल कर ली तो फिर मैच का फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा। तो सपोज करें कि आपके पास जो है वो इस वक्त जो सारी गेम है वो इन दो नंबर्स की है कि आपको रो नंबर भी मालूम होना चाहिए और कॉलम नंबर भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे तो इस केस में सिर्फ मेरे पास 5 कॉपीज़ है ना, और मैंने काउंट करके इन तमाम के नंबर्स भी लिख लिए, और मैंने यहाँ पे भी इन तमाम के नंबर्स 3 मेरे पास कॉलम है तो मैंने 3 के नंबर भी लिख दिए। और फिर आप ये देखें कि मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम है, लेकिन उस केस में भी मुझे बड़ा देखना पड़ गया था कि मैंने जो रेंज सेलेक्ट की है मैं उसी हिसाब से अपने कॉलम नंबर को चेंज करूं। तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा रेंज हो, सपोज करके मेरे पास 100 जो है ना वो कॉफ़ी के सैंपल हों डिफरेंट आइडेंटिकल किस्म के, तो अब मुझे सबसे पहले सबकी नंबरिंग देखनी पड़ेगी कि उसमें से मैं देखूं कि अच्छा जी, अगर मेरा कोई आइटम 95th नंबर पे आ रहा हो तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छा मैंने इसका जो रो नंबर है वो 95 लगाना है, और इसी तरह से फिर मुझे रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो फिर वो पूरी एक्सरसाइज का जो है वो पर्पज़ ही जो है वो फोत हो जाएगा। तो इसलिए मैच का फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे लिए मुझे जो की ये जो इंडेक्स का फंक्शन है इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। तो एक मेरे पास ये वाला फार्मूले का ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट मेरा जो है वो है 4 और 1 कॉलम नंबर और रो नंबर। तो मुझे प्रॉब्लम जो है वो मुझे इस वाले सेल में आएगी कि जिसको मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ता है, हर दफ़ा मुझे मैनुअली रो नंबर भी देना पड़ता है और कॉलम नंबर भी देना पड़ता है। तो मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जिससे मैं फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाए कि कैफ़े मोका जहाँ पे भी होगा तो वो उसका रो नंबर बता दे कि क्या है, और इसी तरह से जो भी मैंने प्रीमियम लेना होगा, रेगुलर लेना होगा, तो वो मुझे ये भी बता दे कि इसका कॉलम नंबर क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं जो है वो मुझे रो नंबर के लिए भी मैच का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और कॉलम नंबर के लिए भी। तो यहाँ आप देखेंगे तो मैंने मैच रो के नाम से यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है एक फंक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ मैच का। अब मुझे सपोज करें कि मुझे इसी का जो है वो रो नंबर चाहिए और मैच नंबर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा मैच, और वो पूछेगा लुकअप वैल्यू कि आप जो है वो क्या देखना चाह रहे हैं। तो मैं कैफ़े मोका देखना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा कोमा प्रेस करूँगा। अब वो पूछ रहा है लुकअप अरे कि कैफ़े मोका जो है वो इस पूरे कॉलम में, इस पूरी रेंज में
किस कॉलम में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है। तो चूँकि मेरे पास बी में है तो मैं बी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुझे जैसे ही मैं कॉमा सिलेक्ट करूँगा, अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए लेस देन ग्रेटर देन। तो हमें हमेशा जो है वो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। तो मैं ज़ीरो जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे तो मेरे पास रो नंबर आ चुका है जो यहाँ पे मेरे पास 4 था, ठीक है। और अब नेक्स्ट मुझे जो है ना वो चाहिए कॉलम नंबर, कि मेरे पास जो है ना वो कॉलम नंबर मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा इज इक्वल टू मैच यूज़ करूँगा। उसके लिए वो फिर मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो सपोज़ करें कि मुझे प्रीमियम चाहिए, यहाँ पे ना मैंने प्रीमियम की वैल्यू जो है वो अगर मालूम करनी है तो मुझे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्रीमियम इन्वर्टेड कॉमास में। मैं दोबारा कॉमा प्रेस करूँगा, अब वो पूछ रहा है लुकअप रे आपकी क्या है। तो मेरी लुकअप रे जो है वो मेरी ये वाली है, ये पूरी मेरी लुकअप रे है। अगर मुझे सिर्फ अकेला प्रीमियम मालूम करना होगा तो उस केस में जो है ना वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी इसको एग्जैक्ट मैच कर दूँगा। तो आपने देखा जब मैंने इसमें मुझे वो क्यों 3 नंबर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है। मैं अगर इसको पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं तीनों सिलेक्ट करूँगा तो उस केस में मेरा प्रीमियम नंबर 3 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूरी रेंज की बजाय सिर्फ अकेला प्रीमियम वाली रो ही सिलेक्ट करूँ, अगर मैं सिर्फ यही सिलेक्ट कर लूँ तो इस केस में वो मुझे 1 दे देगा, जो कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे भी वही रूल यूज़ होगा जो हमने इंडेक्स में किया था कि आपको अगर जो है वो पूरी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो है वो कॉलम नंबर उसी हिसाब से चेंज होगा। और अगर आप कोई सिंगल जो है वो कॉलम का सेल जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो कॉलम नंबर है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा तो मैंने मैच का फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे यूज़ किया, तो मेरे पास वही 4 नंबर रो और 1 नंबर जो है वो कॉलम आ गया प्रीमियम के केस में, जो कि मेरे पास यहाँ पे भी था। इसका मतलब है कि मैं मैच के फार्मूले से इसको डायनामिक कर सकता हूँ। ये जो मेरा 4 और 1 है कॉलम नंबर और रो नंबर, इन दोनों को मैं जो है वो डायनामिक कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइन यूज़ करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या जो वैल्यू है वो 3.95 आती है या नहीं आती। इसको मैं दोबारा जो है वो येलो कर दूँगा, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अब मैं इंडेक्स और जो मैच है उन दोनों को यूज़ करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स, तो अगेन वो पूछ रहा है कि आपकी अरे क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि जी मेरी सारी अरे है, कोमा लगाऊंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है रो नंबर। आपको पता है कि रो नंबर मैं अब मैन्युअली नहीं बताऊंगा बल्कि मैं मैच के ज़रिए बताऊंगा। तो मैं मैच का फंक्शन यूज़ करूंगा। तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको क्या देखना है, तो मुझे जो है ना वो इस वक्त देखना है कैफ़े मोका। कोमा लगाऊंगा, वो पूछेगा कि लुकअप रे क्या है, मैं बोलूँगा कैफ़े मोका जो है वो यहाँ कहीं पे है। फिर कोमा लगाऊंगा और मैं 0 प्रेस करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और मैं यहाँ पे आके अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अब उसके बाद मुझे चाहिए कॉलम नंबर, ठीक है। ये तो मेरा हो गया रो नंबर का फार्मूला ना। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर जो है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉलम नंबर के लिए जो है ना वो मुझे अगेन अपना जो है ना वो मैच नंबर से मुझे कॉलम का नंबर मालूम करना होगा। वो मैं कैसे मालूम करूँगा, वो मैं ऐसे सपोज करें कि मुझे रेगुलर की प्राइस चाहिए 3.95 की। तो मैं अगेन क्या करूँगा कि कॉलम नंबर उसको देने के लिए मैं फिर जो है ना मैच का फंक्शन यूज़ करूँगा, प्रेस करूँगा। अब की बार मैं बोलूँगा जी रेगुलर जो है ना वो आपने देखना है। वो पूछ रहा है कहाँ देखना है, तो मैं बोलूँगा यहीं कहीं पे आपने देखना है, क्योंकि इन तीनों में कहीं पे रेगुलर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ब्रैकेट अपनी क्लोज़ करूँगा, डबल ब्रैकेट क्लोज करूँगा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो आपने देखा उसने मुझे वही वैल्यू दे दी जो कि मेरी लुकअप से वैल्यू आई थी 3.95। क्योंकि उसने क्या किया कि उसने मुझे इस मैच के फंक्शन से जो है ना वो उसने मुझे कॉलम नंबर कैलकुलेट कर रो नंबर कैलकुलेट करके दे दिया और नेक्स्ट उसने मुझे फंक्शन से कॉलम नंबर कैलकुलेट करके दे लिया। जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2 फंक्शन जो कि गोल सीक और सॉल्वर का फंक्शन है। ये फंक्शन हमें डाटा के टैब के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर जो है वो मिल जाएंगे।
गोल सीक का जो फंक्शन है वो बेसिकली ये काम करता है कि अगर आपके पास एक किसी सेल की कोई वैल्यू है, सपोज करें कि आपके पास प्रॉफिट की फ़िगर है इस केस के अंदर, तो प्रॉफिट की फ़िगर अगर मुझे एक सर्टेन वैल्यू पे चाहिए, लाइक इस केस में जो है वो प्रॉफिट की फ़िगर इस वक्त 4000 की है, तो अगर मुझे प्रॉफिट की फ़िगर जो है वो 5000 की चाहिए, तो उस केस में मैं एक्सेल से पूछूंगा कि अगर मुझे प्रॉफिट जो है वो 5000 चाहिए तो उसके लिए मुझे कितने यूनिट सेल करने होंगे, या उसके लिए मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग यूनिट सेल है उसमें मैं क्या प्राइस जो है वो उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूं कि मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो मिल जाए। तो एक्सेल बेसिकली जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको जो आपकी फ़ाइनल वैल्यू है वो हासिल करने के लिए अपने वेरिएबल्स में क्या चेंजेस करने होंगे। तो आप अगर डाटा टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के नीचे आपको जैसे इसे प्रेस करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा गोल सीक का। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेट सेल का, कि आपने अपना सेल जो है उसको सेट करना है कि किस सेल को आप चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक इस केस में मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट का जो मेरा सेल है उसको सिलेक्ट करूँगा। टू वैल्यू में आपने बताना है कि आप इसको किस वैल्यू पे सेट करना चाह रहे हैं। लाइक 4000 है तो मैं इसको 5000 पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं 5000 यहाँ पे जो है वो एंटर करूँगा। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल में वो पूछ रहा है कि आपको किस सेल की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है 5000 के प्रॉफिट पे पहुँचने तक। तो मुझे इस केस में मैं सपोज करें कि प्राइस पर यूनिट पूछता हूं कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग जो मैंने यूनिट सेल किए हैं 662, इसकी मैं प्राइस क्या रखूं कि मैं जो अपना प्रॉफिट है वो मेरा 5000 पे हो जाए। तो मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि उसने मुझे बताया कि आपकी प्राइस जो है अगर आप उसको 9.05 कर दें तो एग्जिस्टिंग यूनिट की प्राइस इतनी करने पर आपका जो प्रॉफिट है वो 5000 का हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दोबारा से गोल सीक को ओपन कर लेता हूं और अब की बार मैं उससे पूछता हूं कि अगर मुझे ये 5000 की बजाय ये 5500 चाहिए तो मुझे अपने जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड हैं वो कितने करने होंगे कि मैं इस जो मेरा 5500 का प्रॉफिट है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बाय चेंजिंग वैल्यू में अब की बार जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं ओके लूँगा तो आप देखेंगे कि एग्जिस्टिंग प्राइस मेरी सेम रही है, लेकिन एक्सेल ने जो है वो मेरा जो यूनिट सोल्ड हैं वो चेंज करके 728 कर दिए हैं कि अगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे आप अगर 728 यूनिट्स जो है वो सेल करें तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो 5500 पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए अपनी जो रिक्वायर्ड डिटेल है वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है इस गोल सीक की कि आप एट अ टाइम जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यूनिट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट को इकट्ठा जो है वो कैलकुलेट कर लें। पहले केस में हमने पहले प्राइस पर यूनिट को लिया, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यूनिट सेल को लिया। लेकिन अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो चेंज करने हो या आपको कंस्ट्रेंट लगानी हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा सॉल्वर का। सॉल्वर यहाँ पे मेरे पास तो शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास शो ना हो तो आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपके पास एड्स इन आ रहा होगा और एड्स इन के बाद आपके पास सबसे नीचे यहाँ पे एक्सेल एड इन का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे लास्ट में सॉल्वर का एड इन है। मैंने ऑलरेडी इसको चेक इन किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसको चेक कर लें तो आपके पास भी सॉल्वर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस केस में हम जो है अब सॉल्वर का ऑप्शन यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सॉल्वर का ऑप्शन यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा के वेरिएबल्स की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं सॉल्वर पे क्लिक करूंगा तो अब की बार मेरे पास रिलेटिवली एक बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन है वो है सेट ऑब्जेक्टिव का, कि अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं अब की बार ये करता हूँ कि मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सेल से पूछता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो 5500 की बजाय अगर मैं इसको 6000 पे लेके जाना चाहूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन पहले भी हैं, एक है मैक्सिमम का, एक है मिनिमम का। अगर मैं ये इसको 6000 को मैक्सिमम पे कर दूंगा तो फिर एक्सेल मुझे ज़रूरी नहीं है कि 6000 की फ़िगर ही दे, बल्कि वो 6000 के अंडर मुझे जो है ना कोई फ़िगर दे देगा मैक्सिमम में। और लेकिन इस केस में चूँकि मुझे स्पेसिफिकली 6000 का प्रॉफिट ही चाहिए तो इसलिए मैं वैल्यू ऑफ 6000 जो है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है।
अच्छा, सबसे पहले मैं इसको रीसेट ऑल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से कुछ डाटा डाला हुआ था। मैं दोबारा से जो है ना वो प्रॉफिट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं 6000 जो है वो एंटर कर देता हूँ। अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, कि आपने कितने और कौन से अपने सेल्स जो है ना वो आप चेंज करना चाह रहे हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोल सीक में आप सिर्फ एक ही सेल जो है वो वेरिएबल का सेल आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके पास सॉल्वर में ऑप्शन होता है कि आप एक से ज़्यादा जो है वो सेल्स वेरिएबल के चेंज कर सकते हो। तो इस केस में जो है वो मैं यूनिट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट दोनों ही ले लेता हूँ। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि मुझे ये दोनों ही आपने जो है ना वो चेंज करने हैं। अगर आप कॉस्ट पर यूनिट भी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोमा प्रेस करना होगा, सेपरेटर, और फिर यहाँ पे दोबारा से आप कॉस्ट पर यूनिट को क्लिक करेंगे तो आपके पास तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाली विंडो है ये है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब एक्सेल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इसमें कोई लिमिटेशन भी लगाना चाह रहे हैं। लाइक मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो मैं ये लिमिटेशन लगा देता हूँ कि जो मेरी प्राइस पर यूनिट है ये मेरी 9 और 10 के दरमियान रहने चाहिए। प्राइस जो है ना वो कंपटीशन जो मेरा चल रहा है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 10 से ज़्यादा प्राइस रखूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो अपनी प्राइस पर यूनिट है वो मैं लेस देन इज़ इक्वल टू 10 कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से मैं अपनी प्राइस पर यूनिट को ग्रेटर देन इक्वल टू 9.05 ही कर देता हूँ। मतलब जो मेरी एग्जिस्टिंग प्राइस है इससे मैक्सिमम मैं 10 तक जाऊँ, 10 से ऊपर ना जाऊँ। और उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो मेरे यूनिट्स सोल्ड हैं ये मेरी मुझे कंप्लीट फिगर में चाहिए, इंटीजर वैल्यू में चाहिए, ना कि डेसिमल में। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो अब आपके पास तमाम सिलेक्शन जो है ना वो सामने विजिबल हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले जो है वो यूनिट ऑब्जेक्टिव है वो मैंने 6000 का सेट कर लिया। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे कौन कौन से जो है ना वो वेरिएबल सेल्स हैं जो आप चेंज आपको करना है, और उसके बाद मुझे उसको कंस्ट्रेंट मैंने उसको बता दिए। अब जैसे ही मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि एक्सेल ने मुझे सॉल्व करके बताया कि सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के मुताबिक उसने मुझे बोला कि प्राइस पर यूनिट अगर आप 9.45 करते हैं और 754 यूनिट आप सेल करते हैं और आपकी प्राइस पर यूनिट भी थोड़ी सी आप देखेंगे वो चेंज हो गई है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 6000 जो है ना वो हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरी कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो पुरानी वाली रहे और उसमें कोई चेंज ना आए, तो जब आपने वेरिएबल चेंज किए थे तो आप उसमें कॉस्ट को शामिल ही ना करें, तो उस कॉस्ट के ऊपर वो आपको प्राइस और यूनिट सोल्ड में सिर्फ जी। तो अब हम गोल सीक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं और देखते हैं कि जो सॉल्वर वाला हमारा ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है। इस एग्जांपल में मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल दी हुई है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है, वगैरह वगैरह। अब मैंने लास्ट में जो है वो कुछ वेरिएबल्स दिए हैं कि सपोज करें कि इस वक्त इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 60,700 है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो बजट की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए मेरा जो मैक्सिमम मुझे जो एलोकेटेड बजट था वो 65,000 था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि टोटल बजट मेरा 65,000 जो है वो यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरी आए, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो 1000 से एक्सीड ना करे, फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी 2000 पे ही रहे और जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मेरी 9600 पे रहे। तो अब ऐसे केस में मेरे पास एक से ज़्यादा जो है वो वेरिएबल्स हैं, तो मैं सॉल्वर का ऑप्शन यूज़ करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो अपनी रिक्वायर्ड डिटेल जो है वो ले सकते हैं। सॉल्वर को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिलेटिवली एक बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है सेट ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्या बना रहे हैं। मैं अपना ऑब्जेक्टिव ये बना रहा हूँ कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 65,000 की जो है ना उससे नहीं बढ़नी चाहिए। तो सेट ऑब्जेक्टिव में जो मैं सेल सिलेक्ट करूंगा वो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ये 65,000 पे लेके आना है। वैल्यू ऑफ में मैं इसको बताऊंगा कि इस वैल्यू को मैंने इस सेल को मैंने कितने पे लेके आना है, तो मैंने 65,000 पे लेके आना है। उसके बाद जो है वो मैंने इसको आप इसको मैक्सिमम या मिनिमम भी कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम करेंगे तो फिर आपको 65,000 तक वो जो है ना वो कोई भी फिगर दे देगा, लेकिन चूँकि मुझे एग्जैक्टली 65,000 चाहिए तो इसलिए मैं वैल्यू ऑफ करूँगा।
उसके बाद वो पूछ रहा है कि बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, कि आपने किन किन सेल्स को चेंज करना है, वेरिएबल्स कौन से हैं जिनको आप चेंज करना चाह रहे हैं इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो आप देखेंगे कि चूंकि मेरे वेरिएबल इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसके बाद मेरी फिक्स कॉस्ट है और उसके बाद मेरी टोटल प्रोजेक्शन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो मेरी 2000 के अंदर ही है। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, एक मेरा ये वेरिएबल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा सबको, उसके बाद मैं कोमा प्रेस करूंगा। अब उसके बाद टोटल प्रोजेक्शन कॉस्ट जो है वो मेरा वेरिएबल है, लेकिन आपने देखा कि मैंने जो मेरी टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्शन की जो कि 6400 है प्रोजेक्ट ए के लिए, अब ये 6400 जो है ये बेसिकली 4200 जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्लस 2000 फिक्स कॉस्ट प्लस 200 एक्स्ट्रा कॉस्ट के है। तो मैं टोटल कॉस्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो कैलकुलेटेड कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑलरेडी ले लिया है, फिक्स कॉस्ट मैंने लेना नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट वाला एक कॉलम रह जाएगा, तो मैं इसको कंसीडर कर लूँगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, वो पूछ रहा है कि आपने कंस्ट्रेंट में क्या क्या जो है ना वो रखना है। तो मैं ऐड पे जाऊँगा। अब की बार मैं उसको बोलूँगा कि मैंने कंस्ट्रेंट में मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो 1000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लेस दैन इज इक्वल टू 1000 जो है ना ये वाला सेल सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा और उसके बाद मैं बोलूँगा कि मुझे टोटल प्रोजेक्शन कॉस्ट जो है वो मेरी 9600 से नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैं टोटल कॉस्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेस दैन इज इक्वल टू ये सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि मेरे सामने तमाम मेरे जो वेरिएबल्स हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं वो आ चुके हैं। और अब जैसे ही मैं सॉल्वर पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि ये 65,000 की फिगर आ गई है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट मेरी है, अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आपने देखा कि ये टोटल कॉस्ट जो है ये मेरी 9600 के अंदर ही है, इससे कोई भी जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं कर रही। और जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये भी मैक्सिमम जो है वो 1000 तक गई है, इससे इंक्रीज़ नहीं कर रही। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी मेरी जो है ना वो सेटल्ड है और जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो 65,000 आ गई है। तो इस तरह से जो है वो आप किसी भी डिफरेंट सिनेरियो से जहाँ पे एक वेरिएबल से अगर आपका काम चलता है तो आप गोल सीक का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो फिर आप सॉल्वर का फंक्शन यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं।